हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी केवीएस की तैयारी को। और आज जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है ईवीएस। तो ईवीएस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को और उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं, ठीक है, जब तक हम कवर नहीं कर लेते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए सेशंस को लेकर आया जाए। ईवीएस को आपकी जितना ज़्यादा हो सके, ईवीएस बहुत ब्रॉड होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करा पाएँ और हम इस तरह से आपको पढ़ाएं, क्वेश्चंस को बताएं कि आपको सेशन में ही क्वेश्चंस जो हैं वो लर्न हो जाएं। क्योंकि पहले भी आपने वो क्वेश्चंस कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, तो एक रिवीजन मोड में जो है वो आपके क्वेश्चन सामने आएंगे और आपको वो रिकॉल होते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और पूरा वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस। ऑलराइट, तो मैंने आपको बताया है कि पहले हम कुछ पॉइंट्स से स्टार्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं हम उनको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं। एनवायरनमेंट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से हुई है, ठीक है, एनवायरनर से हुई है और इसका मतलब होता है घिरा हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है, तो फ्रेंच से हुई है। और वो शब्द क्या है, एनवायरनर है और उसका अर्थ होता है घिरा हुआ। तो एनवायरनमेंट एक कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, फ्रेंच का। पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो अर्नेस्ट हैकल ने किया है और ये किया है 1869 में। देखिए, जब क्वेश्चन एग्जामिनर को डीप बनाना होता है तो वो क्या करता है, उसके डीप पॉइंट्स को भी पूछ लेता है। मान लीजिए आपने ये नहीं पढ़ा कि एनवायरनमेंट कैसी भाषा का शब्द है, आप सोचेंगे ये थोड़ी ना पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा कि ये वो, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो आपका काम क्या है कि आप शुरू से सारे पॉइंट्स को पढ़ते जाएं और उसको फिर रिवाइज करते जाएं, ठीक है। तो जो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी है, हम बात करें इकोलॉजी शब्द की, इकोलॉजी का सबसे पहले यूज़ किया था अर्नेस्ट हैकल ने और वो कब किया था, 1869 में, ठीक है, 1869 में। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या है, इसमें हम जीव के और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी में हम जीवों के बीच में और जो हमारा ये पर्यावरण है इसके बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद मैं बात करूं अगर पारिस्थितिकी तंत्र की कि ये इकोसिस्टम क्या होता है, तो शब्द का सबसे पहले प्रयोग, इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किया था एजी टांसले ने और ये किया था 1935 में। देखिए, आप बोलते हैं बार बार, स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि जो नाम है अलग अलग साइंटिस्ट के और उससे भी ज़्यादा जो डेट्स होती हैं, ईयर होते हैं, वो याद नहीं होते। तो वो आपको याद नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको जब एक बार पढ़ लेते हैं, पहले आप उसको ध्यान से पढ़िए, समझ कर। उसके बाद कम से कम एग्ज़ाम से पहले आपको उसको 3 बार रिवाइज़ करना होता है। ये नहीं कि आपने उसको रटना होता है, आपने उसको पढ़ना होता है रिवाइज़। तो जब आपकी आंखों के सामने से वो जाता है तो आपको वो ध्यान में रहता है। और अगर हम बात करें ऑप्शनल पेपर की, जो कि मैक्सिमम पेपर ऑप्शनल ही होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, तो जब आपके सामने से वो 3 से 4 बार गुजरा होता है तो आप वहाँ पर ऑप्शन आराम से पहचान लेते हैं। तो हमने भी बात की थी, इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने और जो इकोसिस्टम है इसका सबसे पहले यूज़ किया था एजी टांसले ने और ये किया था 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है और इसकी रचना जैविक और अजैविक संगठनों से होती है। यानी कि जो इकोसिस्टम है
इसकी रचना दो चीज़ों से मिलकर बनती है, जैविक तत्वों से और अजैविक तत्वों से। और जो इकोसिस्टम है ये खुला तंत्र होता है, ये एक ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है और इसकी रचना जैविक और अजैविक संगठनों से मिलकर होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सूक्ष्म जीवों को का जो वियोजक होते हैं, डीकम्पोजर्स भी इनको कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थ को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मृत पौधे और जंतु हैं जब वो मर जाते हैं उसके बाद सड़ कर गल जाते हैं, तो उससे क्या करते हैं, मृदा का जो निर्माण होता है, मृदा को उपजाऊ बनाते हैं और मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया तथा कवक को शामिल किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव हैं अब वो क्या हैं, तो आपने सुना होगा बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है, कवक, ठीक है। तो यही सब किस में आते हैं, सूक्ष्म जीवों में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। ये जो पॉइंट्स हैं ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। कह रहे हैं कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वो पृथ्वी पर किस रूप में मिलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमें प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ कौन सा है, तो वो है जल, यानी कि वाटर। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से नेचुरल पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है जल, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है और उसी को हम कहते हैं जल चक्र। यानी पृथ्वी पे जो जल की कुल मात्रा है वो तो कांस्टेंट रहेगी, सेम बनी रहेगी, लेकिन उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप जानते हैं, ठीक है, जल से कहीं पर बर्फ बनी रहती है, कहीं पर जल होता है, कहीं वो वाष्प में बदल जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव पर्यावरण संबंध के नियतिवादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। देखिए, पर्यावरण में सिर्फ मानव ही नहीं है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि मानव पर्यावरण का एक तत्व है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहते हैं। तो पर्यावरणवादी उपागम क्या है कि जो मनुष्य है वो पर्यावरण का एक भाग है, एक तत्व मात्र है, और इसके अनुसार जो मानव है वो प्रकृति के हाथ का खिलौना मात्र है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी यानी कि जो पॉसिबिलिज्म है उसके अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। मानव जो है एक एक्टिव तत्व है इस पर्यावरण का। इसका विचार ये है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में वो क्या है, समर्थ है। ये प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन पर विश्वास रखते हैं, यानी कि जब तक हमारी ज़रूरतें होंगी हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। मनुष्य के बारे में ये बोल रहे हैं। तो दो यहाँ पर मान्यताएं आई अभी तक। पहली है डिटर्मिनिज्म यानी कि नियतिवादी, उसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। और पॉसिबिलिज्म में क्या है कि मनुष्य जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, प्रकृति में मनुष्य अपने अनुसार परिवर्तन कर सकता है और उसका दोहन करता रहता है अपनी आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है न्यू डिटर्मिनिज्म की। ये कहता है कि मानव पर्यावरण संबंध के नवनियतिवादी, ठीक है, ऊपर हमने नियतिवादी पढ़ा, अब है नवनियतिवादी। तो इसके अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियाँ बनाना चाहिए
सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का विचार इसी उपागम से लिया गया है। यानी कि इसमें और इसको क्या बताया गया है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का जो प्रकृति है वो अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताई गई है। इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी नीतियां बनानी चाहिए, ना कि अपने अनुसार प्रकृति को ढालना चाहिए। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक अवधारणा है उसके अनुसार। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास क्या है, तो इसका अर्थ है वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यानी कि मौजूदा हालात को देखते हुए कि किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ भविष्य में ख़त्म होने वाली है, उसके अनुसार हम चीज़ों को संभाल कर रखें आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी डिसाइड किए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और वो कितने गोल्स हैं, 17, यानी कि 17 गोल्स हैं। अब यहाँ तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं वो आई होप आपको क्लियर होंगे। ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए, आपको यहीं पर चीज़ें सारी क्या है क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमने जो आज आपको पॉइंट्स बताए हैं, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। और अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो नई वीडियो आएगी जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो उतनी ही जल्दी आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर लोग इसको देखते हैं, आप लोग अपना प्यार इस वीडियो को देते हैं, तो जल्दी से हम नया वीडियो लेकर आएंगे। और सिर्फ नया नहीं, हम पूरा जो EVS है, पहले जो टारगेट है EVS का हमारा, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस और जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर इसमें करा दें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ पर जाकर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। जितनी जल्दी ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए और थोड़ा थोड़ा टाइम सभी सब्जेक्ट्स में डिवाइड करिए, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।